नमस्कार। अगर आपका भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ खाता है, तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि पीएफ पर मिलने वाला ब्याज आखिर कब खाते में आता है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% ब्याज देने का फैसला किया है। लेकिन ये रकम तुरंत खाते में नहीं आती। इसके पीछे एक तय प्रक्रिया होती है। आइए समझते हैं कि पीएफ का ब्याज कब तक आपके खाते में आ सकता है और इसका पूरा हिसाब कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीएफ ब्याज सीधे तय होते ही खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता। इसके लिए 3 अहम चरण पूरे होने होते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी किसी वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर तय करता है। इसके बाद इस फैसले को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। जब केंद्र सरकार अंतिम मंजूरी दे देती है, तभी ईपीएफओ सभी सदस्यों के खातों में ब्याज ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करता है। फिलहाल 2025-26 के लिए ब्याज दर तय करने का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी सरकार की अंतिम मंजूरी बाकी है। पिछले वर्षों के अनुभव को देखें तो ये मंजूरी आने में आमतौर पर 2 से 3 महीने लग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2025 में सरकार ने पीएफ ब्याज ट्रांसफर को 22 मई को मंजूरी दी थी, जबकि पूरी प्रक्रिया जुलाई के आसपास जाकर पूरी हुई थी। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज क्रेडिट होने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हुई थी और दिसंबर तक चलती रही थी। इसलिए ये जरूरी नहीं कि सभी सदस्यों के खातों में ब्याज एक ही समय पर दिखाई दे। अब बात करते हैं कि पीएफ का ब्याज आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ईपीएफ स्कीम 1952 के नियम 60 के तहत इसकी गणना का तरीका तय किया गया है। इसके मुताबिक कमिश्नर हर सदस्य के खाते में वही ब्याज दर लागू करते हैं जो केंद्र सरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साथ सलाह करके तय करती है। पीएफ का ब्याज मंथली रनिंग बैलेंस के आधार पर निकाला जाता है और ये हर वित्त वर्ष के आखिरी दिन से प्रभावी होता है। इसमें कुछ खास नियम लागू होते हैं जिनके आधार पर पूरे साल का ब्याज जोड़ा जाता है। पहला नियम यह है कि पिछले वित्त वर्ष के आखिरी दिन जो बैलेंस आपके खाते में मौजूद होता है, उस पर पूरे 12 महीने का ब्याज मिलता है। हालांकि अगर आपने चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ रकम निकाल ली है, तो उसे घटाकर ब्याज की गणना की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर 31 मार्च 2025 को आपके पीएफ खाते में 5 लाख रुपए थे और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो पूरे साल के लिए ब्याज योग्य रकम 4 लाख रुपए मानी जाएगी। ऐसे में 4 लाख रुपए पर 8.25% के हिसाब से पूरे साल का ब्याज करीब 33,000 रुपए बनेगा। दूसरा नियम यह है कि अगर आपने साल के बीच में कोई रकम निकाली है, तो उस निकाली गई रकम पर ब्याज केवल उसी अवधि तक मिलता है जो निकासी से पहले की होती है। मान लीजिए आपने 20 नवंबर 2025 को 1 लाख रुपए निकाले। ऐसे में उस रकम पर ब्याज 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक यानी 7 महीने के लिए ही मिलेगा। इस हिसाब से 1 लाख रुपए पर 8.25% की दर से 7 महीने का ब्याज लगभग 4,812 रुपए के आसपास होगा। तीसरा नियम यह है कि साल के दौरान आपके पीएफ खाते में नई रकम जमा होती है, तो उस पर ब्याज जमा होने के अगले महीने की पहली तारीख से लेकर वित्त वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 मार्च तक मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके नियोक्ता ने 10 अप्रैल 2025 को 20,000 रुपए जमा किए, तो इस रकम पर ब्याज 1 मई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक यानी 11 महीने के लिए मिलेगा। ऐसे में 20,000 रुपए पर 8.25% की दर से करीब 1,512 रुपए के आसपास ब्याज जुड़ जाएगा। इस तरह पूरे वित्त वर्ष के दौरान खाते में जितनी भी नई रकम जमा होती है, उन सभी पर इसी नियम के आधार पर अलग अलग अवधि के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाता है। अंत में एक और महत्वपूर्ण नियम लागू होता है। कुल ब्याज की राशि को नजदीकी पूरे रुपए में राउंड ऑफ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कुल ब्याज की गणना 6,09,399 रुपए 50 पैसे आती है, तो इसे राउंड ऑफ करके 6,09,400 रुपए कर दिया जाता है। कुल मिलाकर पीएफ का ब्याज मंथली बैलेंस के आधार पर एक तय प्रक्रिया से कैलकुलेट किया जाता है और सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही ये आपके खाते में ट्रांसफर होता है। इसलिए अगर ब्याज तुरंत दिखाई ना दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी नौकरी, बचत और निवेश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।